first method that we have studied in the range is that by simple manipulation. और simple manipulation में हमने काफी सारे steps पढ़े थे कि किस तरह से हम किसी नंबर को ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते तो रेंज में क्या डिफरेंस आता है. सेकंड वन कि जब हमने रेसिप्रोकल किया तो व्हाट विल हैपन, है ना. तो इस तरह से हमने रेंज किया. पहला मेथड जो पढ़ लिया था वो था सिंपल मैनिपुलेशन और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. नाउ दैट वाज माय फर्स्ट मेथड. अब सेकंड मेथड की बात करें तो नोट नंबर 2 करके लिखेंगे. नोट नंबर 2 क्या होगा, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को सारे के सारे जो टर्म्स है वो सिंगल वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा. ऑल द टर्म्स वी हैव टू कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल. तो राइट डाउन द नोट. द नोट इज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, this method can be applied if all the variable terms can be reduced, all the variable terms can be reduced in a single variable form or expression, single variable form or expression contains variable only at one place, contains variable at only one place. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें तो क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द रेंज. क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3. इस तरह से लिख दिया 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3. हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्टेड है. अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्टेड है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साइन एक्स है उसमें क्वाड्रेटिक बन रही है और हम लोगों को भी पता है कि sin x का रेंज क्या होता है -1 से 1. मतलब ग्राफिकली अगर हम sin x को देखना चाहें तो sin x y एक्सिस में कहां से कहां तक ट्रेवल करता है, -1 से +1 ट्रेवल करता है. तो व्हाट वी कैन डू, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे. तो हमने 4 कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर बचेगा sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 टाइम्स sin x. 3 को बाहर ही आने दिया प्लस 3. तो इट विल बिकम 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 साइन एक्स. अब क्या देख लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख लिया. यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स. तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1/4. 1/4 का हाफ कितना होगा 1/8. तो 1/8 का स्क्वायर कितना होगा 1/64. उसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 4. ये sin x minus 1/4 into sin x plus 1/64, it will be converted like this, sin x minus 1/8 का होल स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और ये 4 को अगर मैं -1/64 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, -1/16 वो बाहर चला गया प्लस 3. तो इट विल बिकम 4 टाइम्स sin x माइनस 1/8 का होल स्क्वायर. 16 3 कितना हो गया 48 माइनस 1 कितना हो गया 47. इट विल बिकम 47 डिवाइडेड बाय 16. ये आपका y मान लिया हमने, है ना. दिस इज योर y. रेंज निकालने का मतलब y की परमिसिबल वैल्यूज निकालिए. हमने डेफिनेशन में लिखा था ऑल द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y. तो हमने देखा कि हमें पता है कि sin x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से +1 जा सकता है. The value of sin x will become from -1 to +1. फिर हमने क्या किया, पूरे में से -1/8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो it will become -1 minus 1/8. Then again it will become sin x minus 1/8. And here also it is 1 minus 1/8. इस तरह से लिख दिया. -1 minus 1/8 कितना हो जाएगा, माइनस का 9/8 is less than equal to sin x minus 1/8 less than equal to कितना हो जाएगा 7/8. अब पूरे एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर करना है. तो पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है तो हमने नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बीच में 0 आ रहा है. तो स्क्वायरिंग करते वक्त हमने क्या सीखा था कि ये तो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे किस चीज का स्क्वायर आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा है. तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे दिस 49/64 एंड दिस विल बी 81/64. तो ये वाला बड़ा है. तो अगर स्क्वायर करूंगा तो इट विल बिकम, ये हम सिंपल मैनिपुलेशंस में पढ़ चुके हैं. That's why I'm not explaining. ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके कहां तक 81/64 तक. उसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर भी इंक्लूडेड हो गया. अब क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके 4 टाइम्स इट विल बी sin x माइनस 1/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी 81/16. फिर पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है, 47/16 ऐड करना है. तो पूरे एक्सप्रेशन में 47/16 ऐड कर दिया. तो 47/16 से लेके ये हो जाएगा 4 टाइम्स sin x
-1/8 का होल स्क्वायर प्लस 47 डिवाइडेड बाई 16 इज लेस देन इक्वल टू 81/16 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 16। तो इट विल बिकम 47 डिवाइडेड बाई 16 से लेके, अब इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा y के बराबर है। तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, से लेके कहां तक जाएगा, 7 + 1 = 8, 8 4 12 128, 128 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 16। तो ये हो जाएगा 47/16 से लेके y, ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, ठीक है, 4 32 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेंज आ गया, रेंज कितना आ गया आपके पास 47/16 से लेके क्लोज ब्रैकेट 8 तक। दिस इज द आंसर। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव सीन, कि हमने इस सवाल में क्या देखा कि पूरा का पूरा सवाल था जिसकी रेंज निकालनी थी, ये एक सिंगल वेरिएबल में था, और सिंगल वेरिएबल में रेंज कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें sin x की एक्चुअल रेंज पता थी, मतलब sin x जो था वो डिफरेंट जगह पे आ रहा था, तो हमने सबसे पहले उसको सिंगल जगह पे कलेक्ट किया, और हमें पता था कि sin x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है, तो वहां से हम चालू हो गए, ठीक है ना। तो नोट इट डाउन। Next question. Write down the next question. Find range of, range ही निकालनी है, y बराबर it is 4x square plus 7 divided by x square plus 7। इसको एक काम करते हैं, इसको 5 में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज व्हाट 5। तो हमें रेंज निकालनी है y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना, y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, What we have done, we have converted in a single variable. वेरिएबल अलग अलग जगह पे आ रहा है, यानी x जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे आ रहा है, और हमें एक बात पता है कि x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, इसके रेंज की बात करें तो ये 0 से लेके कहां तक ट्रैवल करता है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू इट कैन गो टिल इन्फिनिटी, है ना, अनडिफाइंड है मैक्सिमम वैल्यू, यू कांट से इट्स अनडिफाइंड। तो हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहे, यानी वेरिएबल एक जगह दिख जाए हमें, तो हमने ये लिख दिया इसको इस तरीके से, इसको ऐसे लिख दिया 4 × x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर तो मिल जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर विल बी लाइक x स्क्वायर प्लस 7, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर तो मिल गया, पर 7 4 जा कितना हो गया 28, चाहिए क्या था 5, तो 23 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 4 जा 28 माइनस 23 इज 5। तो ये हमारा काम कर देगा। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हम सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट कर देंगे तो दिस अपॉन दिस तो 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 23 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। तो ये हमने सिंगल प्लेस पे उस वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ही जगह पे आ गया x स्क्वायर। अब चालू हो गए, कहां से चालू हो गए, यहां से चालू हो गए, कैसे, x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड कर दिया 7 ऐड कर दिया, तो 7 से लेके x स्क्वायर प्लस 7 कहां तक जाएगा, अगेन इन्फिनिटी तक। फिर इस पूरे का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये 0 से कहां तक चला जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/7 से लेके 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। फिर हमने क्या किया, -23 से मल्टीप्लाई कर दिया, -23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट इज अ नेगेटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो ये हो जाएगा -23/7 से लेके -23 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7 से लेके 0, साइन चेंज कर दिया। फिर पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड कर दिया, वी विल ऐड 4, तो 4 ऐड कर दिया तो इट विल बी 4 -23/7 से लेके इट विल बी 4 -23 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 7 4 जा 28, 28 माइनस 3 इज 28 माइनस 23, सॉरी, इट विल बी 5/7 से लेके क्लोज ब्रैकेट, ये y बन गया पूरा वापस से 4 तक, तो रेंज क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट 5/7 से लेके 4 ओपन, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम काम किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब काम हो गया।
अच्छा एक बात और, जब हमने डोमेन पढ़ा था तो व्हाट वी हैव स्टडी, डोमेन में हमने देखा था कि हमारे पास कोई फंक्शन आ गया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो जब भी हमें एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की रेंज डोमेन निकालनी है तो हम लोग क्या करते थे, एफ एक्स की डोमेन निकालते थे, फिर जी एक्स की डोमेन निकालते थे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेते थे। एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी सेम काम करते थे, एफ एक्स माइनस जी एक्स में भी सेम काम करते थे और एफ एक्स अपॉन जी एक्स में भी सेम काम करते थे। पर रेंज में ऐसा नहीं कर सकते, रेंज में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपके ऐड हो रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स आपका ऐड हो रहा है, तो आपने एफ एक्स का रेंज निकाल लिया और जी एक्स का रेंज निकाल लिया और दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। या फिर कोई बच्चा ये सोचे कि वहां पे इंटरसेक्शन करते थे तो यहाँ पे यूनियन करना पड़ेगा, नहीं, रेंज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो नोट डाल के सबसे पहले आप कुछ बातें लिख लीजिए। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों को धीरे धीरे क्या होता है, रेंज के सवाल सॉल्व करते वक्त जब कुछ सवाल कर लेते हैं हम, व्हेन वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस, 50 सवाल कर लिए, 20 सवाल कर लिए, 30 सवाल कर लिए, जितने भी सवाल कर दिए, तो एक थिंकिंग आ जाती है हमारे दिमाग में। क्या थिंकिंग आ जाती है कि रेंज मतलब क्या, कि जब हमें y का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा होगा और y का वैल्यू मिनिमम मिल रहा होगा। कहने का मतलब ये कि हमने x का सबसे बड़ा वैल्यू पुट कर दिया, फिर y का वैल्यू निकाल लिया, और x का सबसे छोटा वैल्यू पुट कर दिया, फिर y का वैल्यू निकाल लिया। तो जो x की सबसे बड़ी वैल्यू थी उस पर जो y आ रहा है वो सबसे बड़ा आएगा, नहीं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो नोट डाल के कुछ बातें लीजिए थी। राइट डाउन नोट नंबर 1, राइट डाउन नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है, टू फाइंड रेंज we cannot substitute terminal or and values. To find range we cannot substitute terminal या फिर and values और and values of involved variable expression फिर लिखेंगे नोट नंबर 2, टू फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, टू फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कॉमा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। Don't take intersection or union of ranges of fx and gx. Don't take union or intersection of ranges of fx and gx. ब्रैकेट में लिख लेंगे unlike domain, ब्रैकेट में लिख लेंगे unlike domain। अगला लिखेंगे, तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब कंपोजिट फंक्शन, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं पहले तो मैं बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स, जी एक्स है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे एफ ऑफ जी एक्स भी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे और जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा। तो एफ ऑफ जी एक्स की बात करूंगा, इसका मतलब एफ के अंदर अपन ने क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। तो एफ के अंदर अपन ने जी एक्स पुट किया, जी एक्स का वैल्यू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एफ के अंदर अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट किया, फिर एफ के अंदर अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट किया। इसका मतलब एफ में जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एफ में तो एक ही जगह एक्स आ रहा है साइन के अंदर, तो वहीं पे क्या पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये एफ ऑफ जी एक्स निकल के आ गया। अब मान लीजिए हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, जी के अंदर एफ एक्स डाल दिया, जी के अंदर एफ एक्स डाल दिया, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या डाल दिया, साइन एक्स डाल दिया, तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कंपोजिट फंक्शन है, इसी तरीके से पहचानेंगे, दो फंक्शन का कंपोजिट होगा वो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन,
अब मुझे एफ ऑफ जी एक्स का रेंज निकालना है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है? टू फाइंड, मैं लिख देता हूं, टू फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, फर्स्ट फाइंड range of gx, let us suppose it is capital B, है ना? क्या बोला? To find range of f of gx, first find range of gx, let us suppose it is capital B, then calculate the range of fx in the interval b। समझ में आ गई बात? इट्स वेरी इजी। हमने क्या बोला, एक बार पढ़ लेते हैं उसको, कि अगर मुझे कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकालनी, किसकी? कंपोजिट फंक्शन का मतलब एफ ऑफ जी एक्स हो गया। तो अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स का रेंज निकालना है तो मुझे सबसे पहले जी एक्स का रेंज निकालना पड़ेगा। अब जी एक्स का रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपने जी एक्स का रेंज निकाल लिया, उसके बाद जी एक्स का जो रेंज आएगा उस इंटरवल में आप एफ का रेंज देख लेना, उस इंटरवल में आप एफ का रेंज देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। दैट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, लेट अस सपोज क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिख दिया, हमें रेंज निकालना है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका रेंज निकालना है। तो e की पावर साइन इनवर्स एक्स का रेंज निकालना है, तो सबसे पहली बात तो ये मैंने क्या सिखाया था कि f ऑफ gx में सबसे पहले gx का रेंज देखेंगे। तो यहाँ पे f कौन है और g कौन है? तो f तो हो गया आपका e की पावर x और g कितना हो गया? साइन इनवर्स x। तभी तो ये f ऑफ gx बनेगा। आप f ऑफ gx निकाल के देखो, f ऑफ gx का निकालने का मतलब क्या है? f के अंदर आपने gx पुट किया, यानी जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह gx पुट किया, यानी e की पावर साइन इनवर्स x। तो ये तो f हो गया, ये g हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला कि अगर f ऑफ gx की आपको रेंज निकालनी तो सबसे पहले आप gx की रेंज निकालें। अब gx कितना है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2। अब किसी बच्चे ने बोला होगा -1 से 1, तो बी केयरफुल। साइन एक्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है -π/2 से π/2 ट्रेवल करता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, कहने का मतलब एक्स की जगह पे आप -1 से 1 पुट कर सकते हो। अब आपने देखा कि ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ये कहां से कहां तक जाता है? -π/2 से π/2, यानी इस इंटरवल में हमें इसका रेंज देखना पड़ेगा। किसका रेंज देखना पड़ेगा? एफ का रेंज देखना पड़ेगा। अब एफ क्या है? ई की पावर एक्स है। अगर एफ ई की पावर एक्स है तो e की पावर x का रेंज देखना है -π/2 से π/2 में, तो e की पावर x का ग्राफ बना लिया, सिंपल सा। अब e की पावर x का ग्राफ बना लिया, तो e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा आ गया। तो -π/2 कहां पे आएगा? कुछ इस तरह से -π/2 यहां पे आ गया और +π/2 यहां पे आ गया। तो e की पावर x का ग्राफ देखना है केवल कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। अब -π/2 से π/2 पे इसका ग्राफ देखना है, तो रेंज क्या आएगी? रेंज तो यहां से लेके यहां तक आएगी, मतलब कुछ इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक। अब ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू चाहिए y एक्सिस में। अब आपने देखा ये ग्राफ किसका है? ग्राफ है e की पावर x का। अगर ये ग्राफ है y बराबर e की पावर x का, तो जब x -π/2 हो रहा है तो x की जगह -π/2 डाल दिया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? e की पावर -π/2। तो अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो a पॉइंट तो मुझे क्या मिल जाएगा? e की पावर -π/2। और अगर मैं b की बात करूं तो ये कितना मिल जाएगा? e की पावर π/2। देखिए ना, b पॉइंट निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट क्या पुट करना पड़ेगा? π/2 पुट करना पड़ेगा। किसके ग्राफ में? y बराबर e की पावर x के ग्राफ में। तो यहाँ पे e की पावर x के ग्राफ में आपने π/2 पुट किया, तो y बराबर e की पावर π/2। तो e की पावर π/2 मतलब क्या हो गया? e की पावर π/2। तो ये आपका b पॉइंट आ गया। तो a पॉइंट पता लग गया, b पॉइंट पता लग गया, तो रेंज तो क्या थी? क्लोज ब्रैकेट d से b।
तो रेंज ऑफ क्या e की पावर साइन इनवर्स x कहां से कहां तक जाएगा, क्लोज ब्रैकेट a से लेके b क्लोज ब्रैकेट। अब a हमें पता है क्या, e की पावर माइनस पाई बाई टू है और b कितना है, e की पावर पाई बाई टू। तो बस ये रेंज आ गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड इज क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है, इसका रेंज देखना है। तो सबसे पहले तो आप समझेंगे कि एफ क्या है और जी क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफ तो आपका ये है और जी आपका ये है। तो एफ तो आपका साइन एक्स है और जी कितना है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपने जी ऑफ एफ एक्स का रेंज देख लिया कि जी ऑफ एफ एक्स कहां से कहां तक जा सकता है। सॉरी, तो जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो कहां से कहां तक जाता है, रेंज क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब आपको साइन के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है 0 से 1 ले जानी है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा और साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना पड़ेगा, केवल 0 से 1। अगर मैं बात करना चाहूँ इस वैल्यू की तो ये कितना होता है, ये तो पाई होता है, ये कितना होता है पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 कितना होता है 1.57 होता है। तो पाई बाई 2 अगर 1.57 होता है तो मुझे तो 0 से 1 पे जाना है। 0 से 1 के बीच में मतलब ये तो 0 हो गया, 1 कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। तो 1 अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो केवल इतना सा ग्राफ देखना है मेरे को। तो बस समझ रहे बात को, 0 से 1 का ग्राफ देखना है। अब 0 से 1 के बीच में हम रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज तो यही आएगी यहाँ से यहाँ तक। स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या होगा 0 होगा, क्लोज ब्रैकेट 1 पे ओपन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 पे ओपन लगा हुआ है। और ये वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ था, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ था तो x बराबर 1 पुट कर दिया। तो x बराबर पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, साइन 1। होप अंडरस्टूड है ना, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी 0 से लेके साइन 1 ओपन। ठीक है, तो ये सेकंड सवाल हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए एक और सवाल लिख दिया हमने इस तरीके से, साइन के अंदर क्या हो गया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। साइन ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज निकालना है। तो कुछ बच्चे डायरेक्टली बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि 0 से लेके साइन 2, है ना। साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 से साइन 1 जा रहा है तो 0 से कहां तक जाएगा, साइन 2 तक जाएगा। पर ऐसे बोलना क्या है, गलत है। तो क्या किया, पहले तो आइडेंटिफाई किया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो वापस से ये एफ बनेगा और ये पूरा पोर्शन क्या बनेगा, जी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। अब आपको सबसे पहले जी का रेंज चेक करना पड़ेगा। जी कितना है, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक जाएगा, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ट्रैवल फ्रॉम 0 से लेके 2। ये लो सब। तो इस बार साइन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना वो 0 से 2 आ रही है। तो साइन के अंदर साइन का जो ग्राफ देखेंगे इस बार 0 से 2 देखेंगे। तो साइन का ग्राफ अगर 0 से 2 जा रहा है तो जरा ग्राफ बनाते हैं वापस से। ये लो बड़ा ग्राफ बना दिया थोड़ा। तो 0 से 2 का मतलब यार तो पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, इट्स 1.57। तो 1.57 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, लाइक दिस। ये 2 आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जानबूझ के टेढ़ा बनाया मैंने। 2 को यहाँ ले लेते हैं, ये रब कर देते हैं। लेट्स रब दिस, है ना, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये वाला 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, कहां से कहां तक जाना है, 0 से 2 जाना है। तो 0 पे तो क्लोज आ गया, 2 पे क्या आएगा, ओपन। अब 0 से 2 पे जाना है तो ग्राफ क्या होगा, अब जल्दी से, जैसे हमने बोल दिया था कि अगर साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है तो रेंज जो आएगा वो 0 से 1 जा रहा है। और साइन के अंदर अगर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा तो रेंज कहां से कहां तक जाएगा, 0 से साइन 2 तक जाएगा। पर वो गलत है। तो हमने इस ग्राफ को देखा ध्यान से, तो ग्राफ केवल कहां तक जा रहा है, यहाँ पे। अब रेंज का मतलब क्या है, रेंज में ये कि पूरे एंटायर ग्राफ में जितना भी ग्राफ हमें मिल रहा है उसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, वो आपका आंसर होगा। अब मिनिमम से मैक्सिमम की बात करूं तो मिनिमम तो यहाँ पे ही है 0 पे, मैक्सिमम तो इस पॉइंट पे आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा
तो ये पॉइंट तो कितना है, π/2 है, और π/2 पे sin x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। समझ रहे बात को। अब जिन बच्चों ने ये जवाब दिया, क्या जवाब दिया, 0 से लेके sin 2, क्यों, तो sin 2 तो पॉइंट यहाँ पे आएगा इस जगह पे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये sin 2 हो जाएगा 0, sin 2। तो अगर ये पॉइंट 0, sin 2 हो गया तब तो फिर रेंज क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई कम, क्योंकि यहां से यहां तक रेंज ली बस आपने, तो ये वाली वैल्यू तो मिसिंग हो गई ना ऊपर वाली, और ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग हो गई, इसका मतलब ग्राफ तो आपका एंटायर ग्राफ था। अब एंटायर ग्राफ में सारी वैल्यूज कैसे आ जाए रेंज की, उसके पीछे तो ये है कि आपको बॉटम और मैक्सिमम पॉइंट लेना पड़ेगा, लीस्ट और मैक्सिमम। तो लीस्ट तो 0 हो गया, मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने 1 ले लिया तो रेंज की सारी वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यूज भी आ गई है ना, ये सारी वैल्यूज आ गई रेंज की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम रेंज लिखना चाहेंगे तो इट विल बी, अच्छा 1 पे भी क्लोज आ जाएगा क्योंकि 1 को आप ले सकते हो, ग्राफ पे है, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 1 पे क्या आ जाएगा, क्लोज। तो दिस इज द रेंज। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, नोट इट डाउन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Find the range of fractional part of 3 sin square x minus 2 divided by 10। हमें इसका रेंज निकालना है, 3 times sin square x minus 2 divided by 10। क्या किया, आइडेंटिफाई किया, तो ये तो क्या हो गया आपका f हो गया, और ये कंप्लीट अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, g हो गया। अगर ये f हो गया, ये g हो गया, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका gx जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है। gx कितना है, 3 sin square x minus 2 divided by 2, 3 sin square x minus 2 divided by 10, ये कहां से कहां तक जा रहा है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, हम चालू हो गए वापस से, sin square x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, ठीक है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये कहां से कहां तक जाएगा, 3 sin square x से लेके कहां तक, 3 तक जाएगा। फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -2 से लेके 3 sin square x माइनस का 2, ये कहां तक जाएगा, 1 तक। फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो -1/5 से लेके 3 sin square x minus 2 divided by 10, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1/10 तक। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 sin square x minus 2 divided by 10, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू जो आ रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, -1/5 से लेकर 10 तक। इसका मतलब अगर मैं f और g की बात करूं तो मुझे यहां से दिखाई देगा कि f तो मेरा क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, और g मेरा ये कंप्लीट फंक्शन था। तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो है, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जो है वो देखना पड़ेगा, कहां से कहां तक देखना पड़ेगा, -1/5 से लेकर 1/10 तक देखना पड़ेगा। तो -1/5 से लेकर 1/10 तक में ग्राफ जहां से जहां तक जा रहा होगा वही उसकी रेंज हो जाएगी। तो ठीक है भाई, चलो हो गए वापस से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ में मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, क्या बात बताई थी, क्या आप इक्वेशंस याद रखेंगे, कौन सी इक्वेशंस याद रखेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको बताई गई है। ये 0 हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन क्या होती थी, y बराबर x माइनस 1, ये इक्वेशन क्या होती थी, y बराबर x, ये इक्वेशन क्या होती थी, y बराबर x प्लस 1। ये सारी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, y बराबर x है, y बराबर x माइनस 1 है, और y बराबर x प्लस 1 है। हमें कहां से कहां तक जाना है, हमें तो केवल -1/5 से 1/10 देखना है। अब -1/5 मान लिया यहाँ पे आ गया, और 1/10 कहाँ पे आ गया, 1 से तो छोटा ही आएगा, 1/10 आपका यहाँ पे आ गया 1/10। तो ग्राफ देख लिया बस, -1/5 से 1/10, तो -1/5 से 1/10, तो यहाँ पे गए नीचे। तो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया ग्राफ का, और एक ये वाला पोर्शन हो गया। पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन आ गया हमारे पास। अब -1/5 से 1/10 तक जा रहे तो इतना सा पोर्शन है, तो यहाँ पे तो दो वैल्यूज आएगी, एक तो ये वाला वैल्यू आ रहा होगा और एक इस तरह से एक वैल्यू आ रहा होगा। थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्राफ बन गया, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपको दिखाई देंगे बहुत ही छोटे छोटे से, ए पॉइंट
और ये बी पॉइंट। तो पहली बात तो पहला पोर्शन जो आएगा रेंज का वो यहां से स्टार्ट होगा बी से लेके कहां तक 1 तक, और दूसरा पोर्शन जो स्टार्ट होगा वो 0 से लेके कहां तक जाएगा ए तक। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिसन। ए और बी का वैल्यू निकालने का आसान तरीका है ये कि अगर मैं बी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर बी, मुझे बी निकालना है। बी निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, बी निकालने के लिए हमने लाइन को सॉल्व कर दिया। लाइन क्या थी, लाइन थी आपके पास y बराबर क्या, x प्लस 1, और x का वैल्यू कितना है -1/5, तो x की जगह -1/5 पुट कर दिया, तो 1 - 1/5, x कितना मैं लिखता हूँ y बराबर -1/5 प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 - 1/5 कितना आ गया 4/5। तो वाला पॉइंट पता लग गया बी पॉइंट। अच्छा ए के लिए क्या करेंगे, फॉर ए पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट के लिए आपकी लाइन कितनी है y बराबर x है, तो काम ही खत्म हो गया, y बराबर x से दो पॉइंट कितना हो जाएगा 1/10, तो फॉर ए y बराबर कितना आ जाएगा 1/10। तो बस रेंज आ गई। रेंज क्या आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, रेंज जो आएगी वो आपकी वो आ जाएगी यहां से, इन दोनों में इक्वालिटी लगी हुई है, तो इन दोनों में इक्वालिटी लगी हुई है तो कैसे होगा, क्लोज ब्रैकेट b से लेके 1 पे, क्लोज ब्रैकेट b से लेके कहां तक, या फिर मिनिमम से स्टार्ट करेंगे ना, मिनिमम मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रेंज का ये वाला पोर्शन आएगा, 0 से लेके कहां तक, a तक, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके a पे क्या आएगा, क्लोज, यूनियन क्लोज b से लेके 1 पे क्या आएगा, ओपन। तो 0 से लेके क्लोज a कहां तक जाएगा 1/10 पे क्लोज, यूनियन b का वैल्यू कितना आ रहा है, b के लिए हमने y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है ना, 4/5, हाँ, तो कहां तक जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 4/5 से लेके 1 ओपन, तो बस ये रेंज हो जाएगा। तो दीज आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस की रेंज हमने देख लिया, ठीक है, नोटेड डाउन। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी रेंज निकालने के लिए, दैट वी विल सॉल्व बाय यूजिंग AMGM। अब AMGM कैसे यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में AMGM कैसे कैलकुलेट किया जाता है। AMGM, अच्छा पहली बात तो ये, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM और GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर AM जो है वो GM से बड़ा है, ठीक है, तो AM GM से बड़ा है, तो AM GM के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो AM अगर GM के बराबर है तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि ये तीनों बराबर तभी हो सकता है जब इक्वालिटी होल्ड करेगी। सबसे पहली बात तो ये, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है तो आप इनको बराबर नहीं बोल सकते। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है A और B, तो A और B के मैं AM की बात करूं तो AM कितना हो जाएगा A + B/2, और A और B के GM की बात करूं तो कितना हो जाएगा √AB। अब मैं चाहता हूं कि दोनों पे इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो B बराबर A हो जाए, तो B बराबर A होने के लिए तो A + B/2 था, तो A की जगह B पुट कर दिया तो B + B/2, तो 2B/2 मतलब कितना हो गया B, और √AB GM, A की जगह B पुट कर दिया तो B × B कितना हो जाएगा, B² का अंडर रूट कितना हो जाएगा B, तो B बराबर B आ गया। तो इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए नंबर्स क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM आप तभी लगाओगे जब नंबर्स पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज यू कांट अप्लाई AMGM। अगर आपने AMGM लगाना है तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि नंबर्स पॉजिटिव हैं या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तभी आप किसी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। मैं अभी समझा दूंगा किस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना। अगर तो पहले सवाल कर ही लेते ना,
सवाल कैसे, जैसे मान लीजिए पहला सवाल आ गया, पहला सवाल क्या आ गया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² आ गया। मुझे क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। अगर मुझे इसका रेंज निकालना है y बराबर x² प्लस 9/x² का, तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मुझे इसका रेंज निकालना तो पहले तो मुझे दिख गया, क्या दिख गया कि ये x² आ रहा है। अच्छा, AMGM लगाते वक्त आपको ये चीज भी दिखनी चाहिए कि नंबर्स और उसके रेसिप्रोकल इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर एक x² दिख रहा है, तो x² तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 9/x² भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो नंबर के साथ साथ उसके रेसिप्रोकल भी इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर नंबर के साथ उसके रेसिप्रोकल इन्वॉल्व नहीं है तो आप AMGM नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे x² भी है और 9/x² भी। अच्छा, सबसे पहली बात AMGM लगाया कैसे जाता है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, 11th में पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, तो 3 नंबर पे AM लगाना, तो AM इज द सिंगल, क्या बोलते हैं, AM इज द सिंपल, द मीन कैसे निकालते हैं। 3 नंबर का AM निकालना है तो A प्लस B प्लस C/3। 4 नंबर का निकालना है तो A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 4 है ना, तो ये तो AM हो जाएगा। GM का मतलब क्या होता है, 2 नंबर का निकालना है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन पावर 1/2। n नंबर्स का निकालना है तो n नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पावर 1/n। 4 नंबर का निकालना है तो 4 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पावर कितना हो गया, 1/4। तो इस तरह से आप GM भी निकाल सकते हैं। और मान लीजिए मुझे ये सवाल दिया गया, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग AMGM। या फिर हमने ये देखा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक x² लिखा हुआ है, एक 9/x² लिखा हुआ है, तो हमने देखा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल रहा है हमें, वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं, एक वैल्यू मिल रहा है। तो सोच लिया AMGM, हमारे दिमाग में आ गया, तो AMGM से हमने सॉल्व किया, अप्लाइंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा रहे हैं, अप्लाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑन 2 नंबर्स मान लिए, एक तो x² मान लिया और एक क्या मान लिया, 9/x² निकाल लिया। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का मतलब क्या हो जाएगा, AM तो हो जाएगा x² प्लस 9/x² डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। और GM क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या, x² इंटू 9/x²। 2 ही नंबर है इसलिए केवल अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। मैं चाहता तो 1/2 भी लगा सकता हूँ पावर में, x² इंटू 9/x² पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। फिर क्या किया, x² अपॉन 9/x² डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x² से x² कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से हमें मिल जाएगा x² प्लस 9/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 6। ये पूरा फंक्शन बन गया। अच्छा, ये किसके बराबर था, y के, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मुझे रेंज देखनी है, तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि y का जो वैल्यू आएगा, y मतलब x² प्लस 9/x² का जो वैल्यू आएगा वो या तो 6 के बराबर आएगा या 6 से बड़ा आएगा। तो रेंज देखनी है, रेंज देखनी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी y की, 6 हो जाएगी। और बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, बात करें अगर मैक्सिमम वैल्यू की, तो ये पूरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कहां पे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। पर अगर मैं बोल रहा हूं इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 6, भाई y का वैल्यू जो है, y क्या रेंज ही तो है, इट्स अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्या, रेंज मतलब y। तो y का वैल्यू 6 से बड़ा है या 6 से बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो आएगा वो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, लगातार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, इनफिनिटी तक जा सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 6। अच्छा, मिनिमम वैल्यू 6 तभी आएगा जब इक्वालिटी होल्ड करेगा, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या है ना, बात सुनो एक बार, y बराबर 6 कब आएगा, when equality will hold, when equality will hold। y बराबर 6, देखो मैंने आपको बताया था AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाते वक्त आप उस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इक्वालिटी होल्ड करानी है, यानी मुझे y का मिनिमम वैल्यू 6 लेना है, तो पक्की बात है मुझे नंबर्स को बराबर करना पड़ेगा। कौन से नंबर्स को बराबर करना पड़ेगा, जिस पे आपने AMGM लगाया है। तो AMGM किस पे लगाया है, AM पे लगाया है। तो व्हेन इक्वालिटी विल होल्ड, तो चेक कर लिया कि x² बराबर 9/x² कर दिया हमने। क्या इक्वालिटी होल्ड कराने पे x की कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसपे y हमें 6 मिल जाएगा, तब तो ठीक है, अदरवाइज तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी। x की पावर 4 बराबर कितना आ गया, 9। तो x² बराबर कितना आ गया, +-3। तो x² बराबर कितना आ गया, 3 हो गया, माइनस तो नहीं हो सकता, तो x बराबर कितना आ गया, +-√3। तो चेक कर लिया
x अगर √3 पुट करूंगा तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 9/3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 + 3 6। सिमिलरली -√3 पुट करेंगे तो भी कितना मिल जाएगा 6। यानी x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए इक्वालिटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस पूरे की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो 6 आएगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि बिकॉज इट इज अ व्हाट, कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसको कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये तो पहला सवाल हो गया, है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। अब मान लीजिए सवाल कुछ इस टाइप से हो गया, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, है ना। इसको मिटा देते हैं इधर से। अब मान लीजिए सवाल इस टाइप से हो गया। सवाल इस टाइप से कैसे हो गया, मान लीजिए दूसरा सवाल हो गया कि y बराबर x² + 5 प्लस 9/x² + 5, ऐसे ले लिया अपन ने। दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ले लिया, y बराबर x² + 5 प्लस 9/x² + 5। तो आपने देखा नंबर भी है और उसके रेसिप्रोकल्स भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो ठीक है, AMGM लगा देते हैं। अब AMGM लगा देते हैं तो क्या होगा, तो AMGM लगाओगे तो क्या होगा, AM तो हो जाएगा x² + 5, पहला नंबर ये रहा। दूसरा नंबर क्या है 9/x² + 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली मतलब इट्स सेम एज बिफोर, बस नंबर्स मैंने थोड़े से बदल दिए। तो ये आ जाएगा x² + 5 प्लस 9/x² + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 6। वही बात, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y के बराबर है। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन y के बराबर है तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, या तो 6 के बराबर मिल रहा है या 6 से बड़ा मिल रहा है। अगर ये 6 के बराबर होना चाहिए मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 6 आना चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू 6 आने के लिए इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। और इक्वालिटी तब होल्ड करेगी तो नंबर जब बराबर होंगे। नंबर कब बराबर होंगे, जब AMGM बराबर होगा। तो इक्वालिटी होल्ड करा दी। फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, फॉर हम चेक करना चाहते हैं क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए y का वैल्यू 6 हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया था x का वैल्यू, उसके लिए y का वैल्यू कितना आ गया था 6 आ गया था, तो इक्वालिटी होल्ड कर गई। मतलब अगर x ऐसा x नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू अगर बता रहे हैं 6, तो पक्की बात है इक्वालिटी होल्ड करने पे कोई ना कोई x ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो उस कंडीशन को क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर्स बराबर होने चाहिए। अब नंबर्स क्या क्या है, x² + 5 दैट शुड बी इक्वल टू 9/x² + 5। तो यहां से मिल जाएगा x² + 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो यहां से मिल जाएगा x² + 5 दैट इज इक्वल टू क्या, ±3। x² + 5 का x² + 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, +-3। तो x² + 5 एक तो 3 के बराबर होगा और एक x² + 5 किसके बराबर होगा, -3 के। तो यहां से तो x² का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -2, और यहां से x² का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -8। ये तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर के केस में तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। x² का भी -2 भी नहीं हो सकता और x² का भी -8 भी नहीं हो सकता। फिर तो गड़बड़ हो गया। यानी ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया x जिसके लिए क्या हो गया, जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड कर जाए। अब इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो आप बोल ही नहीं सकते कि y बराबर 6 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ ट्विस्ट हो गया, तो x कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाए तो सर रेंज कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, सबसे पहले तो इस मेथड को छोड़ दिया, दिस मेथड इज डिस्कार्डेड। ये मेथड डिस्कार्ड हो गया। क्यों डिस्कार्ड हो गया, फिर इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर किसी और मेथड से सॉल्व होगा। इस मेथड से सवाल सॉल्व नहीं होगा। रेंज निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, पर इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी याद रखें कि अगर आप AMGM लगा के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाने के बाद, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाने के बाद अगर आप इक्वालिटी होल्ड करा रहे हैं, तो इक्वालिटी होल्ड कराने के बाद जो भी वेरिएबल है जिसमें भी आपने नंबर्स माने, वहां से अगर कोई वैलिड वैल्यू नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इक्वालिटी होल्ड नहीं करा सकते। आप y का वैल्यू 6 के बराबर नहीं ले सकते फॉर दिस क्वेश्चन।
ये मेथड डिस्कार्ड कर दिया, भूल गए इस मेथड को, है ना, भूल गए, छोड़ दिया इस मेथड को, समझ गए बात को, छोड़ दिया इस मेथड को। फिर क्या है, किसी और मेथड से करेंगे, बताएंगे आगे चल के। तो और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। Write down the next question. Find the range of ऐसे ले लिया, फाइंड द रेंज ऑफ x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 6। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर्स अज्यूम करने पड़ेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि AMGM से सॉल्व हो जाए, तो AMGM से सॉल्व होने से क्या होगा कि अपन एक काम करते हैं, इस 6 को भूल जाते हैं, इतने से पोर्शन को देखते हैं, इतने से पोर्शन को, बाद में क्या होगा, बाद में 6 जोड़ देंगे, दोनों तरफ 6 जोड़ देंगे। तो हमने सीखा हुआ है, अगर मेरे पास ये डब्बा है, जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की अगर मैंने रेंज निकाल ली, तो मान लीजिए अगर वो 5 से लेके 11 आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में अगर वो 5 से लेके 11 आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 6 ऐड कर देना पड़ेगा। तो 5 से 11, इसका मतलब 6 ऐड कर देंगे तो 11 से लेके 17 आ जाएगा। तो पहले तो इसकी रेंज बात कर लेते हैं, बाद में 6 जोड़ देंगे। तो x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये AMGM से सॉल्व हो, तो व्हाट वी कैन डू। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि AM तो आप लगा दोगे, AM तो कितना हो गया, x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो AM हो गया। पर जैसे आप GM लगाओगे ना, तो GM लगाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, पर एक एक्स स्क्वायर और बचेगा, यानी फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, x तो बचना ही नहीं चाहिए, है ना। राइट हैंड साइड पे जिस पे आप GM निकाल रहे हो वहां तो x बचना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कुछ और तरकीब सोची, क्या सोचा कि यहाँ कहीं ना कहीं से मुझे x की पावर 4 मिल जाए मल्टीप्लाई करने से। तो ठीक है, 3 नंबर मान लिए, कैसे मान लिए, अब x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या लिख दिया, x की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये और ये तो बराबर है। अब 3 नंबर मान लिए, कौन कौन से 3 नंबर मान लिए, एक तो ये मान लिया, एक ये मान लिया और एक ये मान लिया। इन तीनों में AMGM लगाया। अब इन तीनों में AMGM लगाएंगे तो क्या होगा कि AMGM तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3, ये तो AM हो गया। GM जब आप लगा रहे होंगे तो सब तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा और वो एक्स की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स गायब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा, ये चीजें कहाँ से आएगी, ये चीजें सीखने से आएगी, मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चंस करने का तरीका जो है वो नरिश होगा, पॉलिश होगा और ज्यादा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे AMGM लगा दिया। अब नंबर्स क्या है, सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया। किस पे, अप्लाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑन किस किस पे लगाना है, इन तीनों नंबर पे। फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, थर्ड नंबर ये रहा। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया, 3 हो गया। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सबका मल्टीप्लीकेशन, x की पावर 4 इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, पूरी की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो कितना बन गया, ये तो अगर ऐड करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा नीचे 3। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 81 की पावर 1/3, 81 की पावर 1/3, तो 81 कितना होता है 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ बाहर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 4/3, इस तरह से बना दिया। तो x की पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 4/3। अब क्या कर सकते हैं, तो x की पावर 4 अलग अलग कर दिया वापस से, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, वरना क्या गड़बड़ी हो जाएगी,
अभी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 7/3। अब ये 3 की पावर 7/3 हो गया। तो वही बात है, क्या बात है कि अगर मैं चाहता हूं कि इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका किसके बराबर है, ये पूरा अगर मैंने एक नया फंक्शन मान लिया, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसका मिनिमम वैल्यू 3 की पावर 7/3 आ जाए, तो इसका मिनिमम वैल्यू 3 की पावर 7/3 वैल्यू तब आएगा जब आप क्या करेंगे, इक्वालिटी होल्ड करा देंगे। तो ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करा के देखिए एक बार क्या हो रहा है। इक्वालिटी होल्ड कराने का मतलब क्या है, नंबर्स को बराबर कर दिया। तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, सारे नंबर बराबर कर दिए, x² बराबर 9/x² बराबर क्या हो गया 9/x²। तो यहां से तो मेरे हिसाब से x का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ये तो बराबर है ही सही x की सारी वैल्यूज के लिए। x की पावर 4 बराबर कितना हो गया 9, यानी x² बराबर कितना हो गया +-3। तो x² बराबर +-3 हो गया, तो माइनस वाला तो रिजेक्ट हो गया, तो x² बराबर 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया ±√3। यस, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की पावर 4 प्लस 18/x² दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 7/3। यस और नो, क्योंकि 9/x² प्लस 9/x² अगेन कितना बन जाएगा 18/x²। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अपन ने क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। तो 6 ऐड कर दिया, तो ये 6 ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा 3 की पावर 7/3 प्लस 6। तो इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, इसका मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ये 3 की पावर 7/3 प्लस 6, और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 3 की पावर 7/3 प्लस 6 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये इसका रेंज आ गया, ठीक है, नोट इट डाउन। अब क्या होगा, जैसे किस टाइप की कैटेगरी पे हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिए, उनकी रेंज की बात कर लेते हैं। अब जैसे मेरे को दे दिया, मान लीजिए इसका रेंज निकालना है ना, किसका रेंज निकालना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x। तो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। तो ये y दे दिया, y के बराबर दिया हुआ, सपोज y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज में हमने क्या पढ़ा होगा कि y बराबर a sin x प्लस b cos x का अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका मिनिमम वैल्यू तो आता है माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b²। पता ही नहीं, पता ये बात है ना, इफ यू आर नोइंग, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 11 में, तो आपको पता होगा कि a sin x प्लस b cos x जो है उसका मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है माइनस टाइम्स ऑफ a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आता है a² प्लस b² के। तो यही तो पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या है, y के बराबर है। तो y का मिनिमम वैल्यू कहां से, मतलब y कहां से कहां तक जा सकता है, बस माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले कुछ। मान लीजिए ऐसा लिख दिया 3 sin x माइनस 4 cos x। मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फिर दूसरा सवाल क्या लिख दिया, 3 sin x माइनस 4 cos x। दूसरा सवाल लिख दिया माइनस 4 cos x माइनस 3 sin x प्लस 5 लिख दिया। फिर तीसरा सवाल क्या हो गया, 4 cos 2x प्लस 5 sin 2x प्लस क्या कर दिया 3 कर दिया। चौथा सवाल cos 2x
माइनस 8 साइन एक्स प्लस 20 कर दिया। पांचवा सवाल 8 साइन एक्स प्लस 5/6, ठीक है, माइनस 9 कॉस एक्स प्लस 12 हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये सारे फंक्शन से मान लिया हमें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इधर एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल दिख रहा है 3 sin x माइनस 4 cos x। तो अगर सबसे पहला सवाल दिख रहा है कि 3 sin x माइनस 4 cos x का मुझे रेंज निकालना है, 3 sin x माइनस 4 cos x। तो 3 sin x माइनस 4 cos x का रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं 3 sin x प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos x। और हमें पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, इसको y मान लिया, तो हमें पता है y कहां से कहां तक जाता है, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख जाएगा कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -5 से लेके +5 तक। तो इसकी रेंज आ गई, पहले वाले सवाल की रेंज आ गई कि पहला वाला सवाल जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, -5 से लेके +5 तक। गॉट इट? सही बात है ना। दूसरा सवाल आप अपने आप कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, चलो मैं कर ही देता हूँ सारे सवाल। दूसरा सवाल है माइनस कॉमन निकाल लिया पहले, तो 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस क्या लिखा हुआ है बाहर 5 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, नोट डाउन से पहले माइनस कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने देखा जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला, ये तो माइनस है ही सही। इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये तो सेम बन गया 3 sin x प्लस 4 cos x। तो ये तो अब फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। 3 sin x प्लस 4 cos x कहां से कहां तक जाएगा, -5 से लेके +5 तक। इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 आ गया। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या जोड़ना है, फाइनली 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ना है तो ये 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, यानी माइनस टाइम्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस क्या जोड़ दिया लास्ट में 5, और इधर 5 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, 0 से लेके 10 तक, है ना। इसका रेंज कितना आ जाएगा, 0 से लेके 10 तक। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 4 cos 2x प्लस 5 sin 2x, है ना, सेम। भाई सीधी सी बात है कि अगर a sin x प्लस b cos x आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो यू कांट अप्लाई द फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर तो गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या करना है, अगला सवाल क्या है, ये तो हो जाएगा आपसे 5 sin 2x, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, एंगल दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ। इसको देख लेते हैं अगले सवाल को, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 2x दिया हुआ है, माइनस का 8 sin x दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। cos 2x माइनस 8 sin x प्लस 20 दिया हुआ है, क्या करें। पहले तो चेक क्या किया कि यहाँ पे cos 2x आ रहा है, यहाँ पे sin x आ रहा है, तो एंगल तो डिफरेंट है, पहले तो सेम एंगल में लाना पड़ेगा। सेम एंगल में कैसे ला सकते हैं, या तो एक काम ये कर दें कि इसको लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये तो पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, माइनस ये कितना हो गया 8 sin x हो गया, प्लस ये तो 20 हो गया। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखना भी, ये 20 + 1 कितना हो गया 21, तो माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin x प्लस कितना बन गया, ये 21 बन गया, ठीक है। फिर -2 कॉमन निकाल लिया तो ये कितना बन गया, ये बन गया sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x हो गया, प्लस कितना हो गया 21 हो गया। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कितना है, x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 21। इस पूरे को आप देखेंगे तो sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा -2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा sin x प्लस 2 का
होल स्क्वायर और -2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, +8 बन जाएगा, तो ये +29 हो गया। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के बन गया 29 माइनस ट्वाइस ऑफ sin x + 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 29 माइनस ट्वाइस ऑफ sin x + 2 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं sin x को मैक्सिमम पुट कर दूं 1, जब sin x अपना मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे कि बात करूं मैं तो sin x इसका मैक्सिमम कितना लेगा, जैसे कि बात, ये पूरा y मान लिया है ना, लिसन केयरफुली। 29 माइनस 2 टाइम्स sin x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलने के लिए मुझे sin x को मिनिमम करना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1, +1 का स्क्वायर तो 1, तो 29 - 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 27। बिल्कुल, इससे बड़ी वैल्यू जा ही नहीं सकती, करके देख लीजिए आप, क्योंकि sin x मिनिमम होगा तभी एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। और जब sin x, क्या बोल रहा हूं मैं, sin x जब मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, और sin x जब मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और sin x जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, उल्टा होगा। तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18, 29 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 11। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 11 से लेके 27 तक, ये इसका रेंज आएगा, करके देख लीजिए। क्योंकि 29 माइनस ट्वाइस ऑफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब sin x अपना मिनिमम लेगा, इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब sin x अपना मैक्सिमम ले रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना है 29 में से, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा sin x का मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, और 29 माइनस 18 इज 11। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे sin x का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। sin x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1, 2 1 2, तो 29 - 2 कितना हो गया, 27। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। 4th क्वेश्चन वी हैव डन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये सब रेंज के क्वेश्चन है एंड वी आर सॉल्विंग द रेंज हियर। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 8 टाइम्स साइन के अंदर x + π/6 -9 cos x + 12। फिर से देखा हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे सेम एंगल मिल रहे क्या, नहीं सेम एंगल नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां पे आ रहा है 8 टाइम्स साइन x + π/6 और यहाँ पे आ रहा है cos x। तो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है x + π/6, तो सेम एंगल में लाना पड़ेगा। तो सेम एंगल में कैसे लाएंगे, हमें एक फॉर्मूला पता होगा sin a + b का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a + b, इट्स sin a + b का फॉर्मूला sin a cos b + cos a sin b, ठीक है, माइनस का 9 cos x प्लस कितना आ जाएगा 12। अब अंदर मल्टीप्लाई किया, ये cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 इसका मतलब 8 sin x cos 30 कितना हो जाएगा, इट्स √3/2 प्लस ये हो जाएगा 8 cos x, ठीक है, और sin π/6 कितना हो जाएगा 1/2। sin π/6 का मतलब क्या होगा, sin 30 डिग्री, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर आगे हमने देखा ये क्या बन रहा है, दिस इज माइनस का 9 cos x प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 4√3 sin x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 cos x माइनस क्या हो गया 9 cos x प्लस कितना हो गया 12 हो गया, तो इट विल बिकम 4√3 sin x माइनस 5 cos x प्लस कितना हो गया 12 हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया a sin x + b cos x की फॉर्म में। अगर ये a sin x + b cos x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वी नो डेट कि 4√3
साइन एक्स माइनस 5 cos x की अगर मैं बात करूं तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, माइनस टाइप्स ऑफ अंडर रूट से 4√3 का स्क्वायर दैट इज 16 3 कितना हो गया 48 प्लस 25, तो 48 प्लस 25। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो अगेन इट इज प्लस में 48 प्लस 25, और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसके LHS और RHS में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे। तो दैट इज द फाइनल रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 48 प्लस 25 हो गया, और ये 48 प्लस 25 में 12 ऐड कर देंगे, तो दैट इज द फाइनल रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन बचा है, दैट इज 1/sin की पावर 6x प्लस 1/cos की पावर 6x। तो ठीक है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं साथ के साथ। लेट मी रब दिस पोर्शन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। y बराबर मान लीजिए दिया हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो y बराबर 1/sin की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 1/, आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब, है ना। y बराबर इसको लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। फिर ये 1/a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हाट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, इट्स a प्लस बी का, थीटा लगाना भूल गया यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी, है ना। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a कितना था साइन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, लेट्स सी, 1/, ये तो वैल्यू 1 हो गया, 1 माइनस 3 टाइम्स, ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, हमने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में। अब साइन और कॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, अब साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा, है ना, इट्स 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसका फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया, 1/1 माइनस ये 3/4, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कितना, सॉरी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। नाउ वी विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने क्या किया, सिंपल बनाया सवाल को, छोटा बनाया। अब छोटा बनाने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट्स कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चालू हो गए भैया, वो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, कहां से कहां तक स्टार्ट करेंगे, 0 से 1। अगर मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा मेरा -1 से +1 जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 जाएगा। साइन थीटा अगर मेरा -1 से 1 जा रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 1। तो स्क्वायरिंग करने से वैल्यू कहां से कहां तक अप्रोच कर जाती है, 0 से 1 तक अप्रोच कर जाती है।
तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है 0 से 1 जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की भी अगर बात करूं तो कॉस थीटा अगर -1 से 1 जा रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 जाएगा 100%। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 0 से 1 जा रहा है। व्हाट वी कैन डू, हमें y बनाना है। अब y बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट आई एम डूइंग, मैं पूरे को -3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज क्योंकि मैं -3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -3/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये भी कितना आ जाएगा -3/4, दैट्स इट। फिर पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 जोड़ दिया पूरे एक्सप्रेशन में, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 - 3/4। ठीक है, तो 1 से लेके 1 - 3/4 सीधा करके लिख दिया इसको, है ना, इसको सीधा करके लिख दिया। 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, 4 - 3 दैट्स 1, 1/4 हो जाएगा। सीधा करके लिख दिया किस तरीके से, 1/4 से लेके 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कहां तक जा रहा है, 1 तक। अब क्या कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर दिया। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो मान लीजिए मैं 2 से लेके 4 तक जा रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल करने से कहां तक आगे जाऊंगा, 1/4 से 1/2 तक। समझ रहे हैं आप बात को। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हमें y बनाने के लिए पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जैसे ही इस पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, इट विल बिकम 1/1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। फिर इसको सीधा करके लिख दिया, 1 से लेके 1/1 - 3/4 साइन स्क्वायर कितना हो गया, ये 2 थीटा, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो 1 से लेके y कहाँ तक जा रहा है, 4। तो रेंज की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 4। रेंज की बात करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से लेके 4। तो ये आपका रेंज आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आ रही है तो आइदर कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a sin x plus b cos x, बट द रिमेंबर जब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर a sin x आ रहा है तो एंगल सेम होना चाहिए, मतलब sin x आ रहा है। अगर आप नहीं कन्वर्ट कर पाए तो अगर ये करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे तो एक कन्वर्टिबल था, कन्वर्टिबल का मतलब सेम एंगल में कन्वर्ट हो गए थे, सेम एंगल में कन्वर्ट हो गए तो फॉर्मूला लगा दिया √a² + b² का माइनस से लेके उसके प्लस तक। नहीं हो पा रहे जैसे इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में सेम एंगल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो हमने क्या किया, कुछ और तरीका लगाया। अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस है तो वी कैन यूज सो मेनी मैनिपुलेशंस टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, मींस sin x में कन्वर्ट कर लिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को छोटा बनाया बाय यूजिंग द फॉर्मूला a³ + b³। अच्छा, a³ + b³। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर इसको sin³ थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, पर अगर इसको sin³ थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया तो हमें वो चीज नहीं मिल पाती जो हम चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल जाए, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे आगे फंस गए थे, यहाँ स्टक हो गए थे, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर sin थीटा और cos थीटा मल्टीपल में आ रहे हैं तो 100% है कि वो sin 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया पूरा सवाल। और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो ये तो गॉड गिफ्ट है sin। तो क्यों, sin अगर आ गया तो बहुत खुश होने वाली बात है क्योंकि sin का वैल्यू -1 से बन जाता है, और उसके स्क्वायर का वैल्यू, अब यहाँ पे 4 थीटा होता तो भी ये 0 से बन जाता, 6 थीटा होता तो भी 0 से बन जाता, 7 थीटा होता तो भी, 1000 थीटा होता तो भी ये 0 से बन जाता है स्क्वायर। sin 1000 थीटा पूछा मैंने, कहां से कहां तक जाएगा भैया, -1 से बन जाएगा। थीटा की जगह कुछ भी पुट कर दो क्योंकि इसकी डोमेन तो r होती है ना, r मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो, डोमेन तो -1 से 1, रेंज तो -1 से 1 ही जाएगा हमेशा, और स्क्वायर वैल्यू की 0 से 1 जाएगी। तो दीज आर सब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो अभी हमने की है। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आ गया
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ गया, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक 2 आ गया। इस टाइप का कोई सवाल आ गया, मान लीजिए हमारे पास ऐसा सवाल आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अभी तक तो हमने काफी सारे सवाल देख लिए रेंज के, और भी सवाल देखते हैं, है ना। तो हम कैटेगरी वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कैटेगरी और आ गई कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो गया, और क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2। इसका मतलब दोनों ही अलग अलग क्वाड्रेटिक्स हैं। अब उसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप सुन लीजिए। रेंज निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आप तीनों एक्सप्रेशन अगर इस टाइप के बन रहे हैं, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का बन रहा है तो उसको y मान लीजिए। सबसे पहले अज्यूम द होल एक्सप्रेशन इज y। आप पूरा एक्सप्रेशन को y लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, पूरे एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए इसको y मान लिया मैंने, तो क्वाड्रेटिक जो थी 2 थी उसको y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y के बराबर पुट कर दिया, मतलब ये y था, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, y। अब ये y के बराबर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑन द सेम साइड, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ। सारे टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद you will be getting a quadratic in x। x में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। अच्छा चलो करके देख लिया, करके क्या देख लिया, सवाल मान लिया। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल ये रहा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये सवाल ले लिया हमने, ठीक है। हमें ये करना है, इसका रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसका रेंज निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 है, तो क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग 3x स्क्वायर y प्लस 12xy प्लस 20y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फिर हमने क्या किया, सबको एक तरफ लेके आए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 4x प्लस 20y प्लस 1 बराबर 0 कर दिया। फिर हमने x में क्वाड्रेटिक बना ली, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो इट विल बिकम 3y माइनस 1 प्लस x कॉमन निकाला तो इट विल बी 12y माइनस 4 प्लस 20y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें किसका रेंज निकालना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने y के बराबर माना है। अब पूरे एक्सप्रेशन को y के बराबर माना है तो हमें रेंज निकालना है। इसका मतलब y का परमिसिबल वैल्यू निकालना है। तो y का परमिसिबल वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या क्या बातें, लेट्स सी। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे x क्या है, एक रियल नंबर होगा। अगर x एक रियल नंबर है तो वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन x। अगर x में क्वाड्रेटिक मिल रही है और x रियल है तो पक्की बात है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर मतलब x का कोएफिशिएंट यानी 12y प्लस 4, सॉरी 12y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, इट्स 3y माइनस 1 एंड c कितना है 12y प्लस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये शायद b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3y माइनस 1, c कितना है 20y प्लस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकलेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो 4 से 4 खत्म कर दिया। तो ये 6y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 36y स्क्वायर 6y माइनस 2, तो प्लस 4 6 2 12 माइनस 24y, 4 जा चुका है बाहर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो जाएगा 60y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 20y माइनस 1, है ना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आगे सॉल्व कर लिया। 36y स्क्वायर माइनस 60y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24y स्क्वायर माइनस 24y और माइनस का 17y, तो माइनस का 17 और ये प्लस 17, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7y। फिर कितना बच रहा है, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से प्लस 1 बचेगा, तो प्लस 5 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बेटर होगा इसको कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है। हाँ, एक काम ये भी तो कर सकते हैं, इस पूरे में से 4 कॉमन निकालो तो 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 16 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, ये 4 इंटू 3y माइनस 1 बचेगा और ये 20y प्लस 1 बचेगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, वो तो खत्म हो गया। 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बचा, यहाँ से तो 4 बचेगा, 4 इंटू 3y माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन आया तो एक 4 बचा, 3y माइनस 1 मैंने बाहर निकाल लिया तो एक 3y माइनस 1 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 20y माइनस 1 बचेगा, डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12, 3y माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 12y माइनस 4 माइनस 20y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जाएगा माइनस 8y माइनस 5, तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो 3y माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। लेट मी कैलकुलेट, 12y माइनस 20y माइनस 8y माइनस 5, माइनस कॉमन आ गया 12 प्लस 5, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आ गया 3y माइनस 1 इंटू 8y प्लस 5। तो रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, एक पॉइंट तो आपको मिलेगा कितना 1/3, यहाँ से कितना मिलेगा -5/8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसा आंसर चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, पूरा इंटरवल क्या आ जाएगा, रेंज आ गई y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -5/8 से लेके 1/3 पे। अच्छा एक मिनट, अब रुक जाएंगे हम, एक मिनट के लिए रुक जाएंगे क्योंकि कुछ बातें बतानी है मुझे। मैंने 1/3 पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया, ना ओपन लगाया ना क्लोज लगाया। क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे कारण है, क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैं इस सवाल में बता रहा हूँ, वो क्या है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3y माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 3y माइनस 1 आ रहा है तो सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगे, तो क्लोज ब्रैकेट लगने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0 कब होगा, जब 3y माइनस 1 0 होगा। 3y माइनस 1 0 होगा, इसका मतलब y का वैल्यू 1/3 आएगा। अब y का वैल्यू 1/3 आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई x मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर y बराबर 1/3 के करस्पॉन्डिंग कोई x अगर आपको मिल रहा है तो 1/3 रेंज में आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू रेंज में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मान लीजिए y क्या था आपके पास, y था आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये ऐसे आ गया। तो आपने क्या किया, आपने मेरी बात मानी। क्या बात मानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था वो कितना था 3y माइनस 1 था। आपने 3y माइनस 1 को 0 पुट किया, पुट 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1/3 आ गया। अभी जो y का वैल्यू 1/3 आया उसको सवाल में क्रॉस चेक करके, मतलब y बराबर 1/3 को सवाल में पुट किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन के किसी ना किसी वैल्यू पे आपको y का वैल्यू 1/3 मिलना चाहिए। अगर डोमेन की किसी भी वैल्यू पे, यानी x की किसी भी वैल्यू पे आपको y का वैल्यू 1/3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 1/3 रेंज के अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई x मिल नहीं रहा, और कोई x नहीं मिल रहा है इसका मतलब तो गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं बात को। तो क्या किया, y का वैल्यू 1/3 पुट कर दिया सवाल के अंदर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। कैंसिल 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 कैंसिल, 20 बराबर क्या आ गया -3 आ गया। ये तो कैसा रिजल्ट आ गया, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। एब्सर्ड रिजल्ट आ गया, इसका मतलब कोई ऐसा x का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हुआ जिसके लिए y का वैल्यू कितना होता है 1/3। यानी सवाल में मैंने उल्टा y का वैल्यू 1/3 पुट करके देखा, और y का वैल्यू 1/3 पुट करने से क्या हो रहा था,
y का वैल्यू 1/3 पुट करने से x का ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिसके लिए y 1/3 हो जाए, पर आपने देखा जैसे ही मैंने y का वैल्यू 1/3 पुट किया, आई एम गेटिंग एब्सर्ड रिजल्ट। इसका मतलब कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब रेंज डोमेन का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिला जिसके लिए y कितना हो जाए, 1/3 हो जाए। इसका मतलब y 1/3 होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करेगा यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x और नॉट। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब रेंज में नहीं आएगा y/3, y बराबर 1/3, इसलिए 1/3 पे क्या आएगा, ओपन। तो द फाइनल रेंज विल बी y बिलोंग्स टू -5/8 से लेके 1/3 ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आ गई? -5/8 से लेके 1/3 ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या चीज चेक करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरे एक्सप्रेशन को y के बराबर माना, y के बराबर मानने के बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेक क्वाड्रेटिक इन x। अगर x में आपने क्वाड्रेटिक बना ली तो x क्या है, रियल नंबर है, x अगर रियल है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया, y की रेंज निकालनी। पर y की रेंज जैसे ही पता लगी आपको, आपने सबसे पहले चेक कर लिया क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था, 3y - 1, उसको 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1/3 आ गया। फिर पूरे क्वेश्चन में आपने y की वैल्यू 1/3 पुट कर दी, तो y का वैल्यू 1/3 पुट करने से व्हाट वी आर गेटिंग एब्सर्ड रिजल्ट। इसका मतलब कोई x ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए y 1/3 हो सकता है कभी भी। तो इस सवाल के लिए तो y का वैल्यू कभी 1/3 आ ही नहीं सकता। क्यों, वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ डोमेन, मींस x जो इसको 1/3 बना दे, तो हेंस 1/3 हमारी रेंज में नहीं आ सकता। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। तो सबसे पहली बात तो ये चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 पुट करके देखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल रहा है। अच्छा मान लीजिए यहाँ से x का वैल्यू मिल जाता, अगर यहाँ से x का वैल्यू मिल जाता तो ऑब्वियस ही बात है क्लोज आ जाता, क्योंकि किसी वैल्यू ऑफ x के लिए y 1/3 हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो मैंने एक बात बता दी आपको, है ना, कौन सी वाली बात, कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे हमेशा चेक कीजिए। अब अगली बात और बता देते हैं अगले सवाल से। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो क्यूबिक आ गया, क्यूबिक नहीं है, ध्यान से देखिएगा अभी क्या होगा। y बराबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्यूबिक को। x बराबर 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 1 7, तो 1 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 11 माइनस 11 0 हो गया। नीचे कितना हो गया, 1 प्लस 5 6 माइनस 6, यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों से ही x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। निकाल दिया। अब अंदर कितना बचेगा वो एक बार देख लेते हैं, है ना। रिमेनिंग फैक्टर क्या आ रहा होगा, तो या तो आप क्या करें, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दें, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x³ यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1। बेटर होगा आप डिवाइड कर लें, गलती होने के चांसेस कम होंगे। आपने क्या किया, x माइनस 1 को पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया क्यूबिक से, तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा, है ना। फिर भी मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ व्हाट वी आर गेटिंग x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11, तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, से यही क्या, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये फैक्टर होंगे। नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, तो एक x माइनस 1 हो गया, तो पक्की बात है कि x प्लस 6 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ कि आपने इन फैक्टर्स को कैंसिल कर दिया, क्या मानते हुए कि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ना, x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। आपने दोनों साइड के फैक्टर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब दोनों साइड के फैक्टर मतलब ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आपने फैक्टर को कैंसिल कर दिया। यही दूसरी बात आपको सिखानी है, इसीलिए मैंने सवाल दिया, ठीक है, दैट यू हैव टू लर्न
आपको दो चीजों पे चेक करना है। सबसे पहले तो किस पे चेक करना है, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा होगा, 0 होगा। जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा एक, तो वहां पे चेक करना है, वो इससे पहले वाले सवाल में बता चुके हैं। और वो तो ध्यान रखना ही है, साथ के साथ एक और पॉइंट पे ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे से कोई फैक्टर अगर कॉमन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ पे x - 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब मुझे x बराबर 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। x बराबर 1 पे जो y का वैल्यू आ रहा होगा, उस y की वैल्यू पे जो क्वेश्चन है आपका, वहां से x मिल रहा है नहीं मिल रहा, तभी वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, अदर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा xy प्लस 6y बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा 4 - 5। समझ रहे हैं आप, x स्क्वायर x कॉमन निकाला तो यहाँ तो 4 आ रहा था, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो y आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 11 - 6y = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई x में। अब चूंकि x क्या है, रियल है, तो d क्या कर दिया, > 0। अब d > 0 से आपको पता है क्या करना है आगे, आगे यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे y का वैल्यूज निकाल देना है। तो y का वैल्यूज निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, किसका वैल्यूज निकाल देंगे, y का वैल्यूज निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। y का रेंज आ जाएगा। अब y का जो भी रेंज आएगा, तो सबसे पहला काम तो उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पे तो वो 0 नहीं होगा। तो दूसरी बात क्या बताई थी मैंने, दूसरी बात ये बताई थी कि जो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ है ऊपर और नीचे से, उस पर आप एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक कीजिए। जैसे यहाँ पे बात करूं मैं, y बराबर क्या बच रहा है मेरे पास, ये अपॉन ये बच रहा है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 डिवाइड बाई x प्लस 6। मैंने क्या किया, x बराबर 1 पुट कर दिया इसके अंदर, x बराबर 1 पुट करके y का वैल्यू निकाला। तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, y बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 11 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 + 6, तो इट विल बी 14 15 16/7। ये y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू 16/7 मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया वापस से। किस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा 16/7 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x प्लस 6। तो 16x प्लस 16 6 से कितना हो जाएगा 96, 16 5 से 80 96। फिर ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 7x स्क्वायर प्लस 7 4 से 28x प्लस क्या हो जाएगा 77। इसको सॉल्व कर दिया, 7x स्क्वायर 28x माइनस 16x माइनस 12x और 77 माइनस 96, तो इट विल बी माइनस 19 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं पे हमने। 7x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 77, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 16 5 80 और ये हो जाएगा 96, बिल्कुल सही है। 7x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस थोड़ी ना आएगा तो प्लस आएगा। 7x स्क्वायर 28x माइनस 16x हो जाएगा 12x माइनस 19। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 1 इसका भी फैक्टर है। इसको सॉल्व भी कर दिया ना, 19 × 7 कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर्स कर लिए। इंटू 7 कितना हो जाएगा 3 6 7 7 7 तो 133। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 को डिवाइड करना है 133 में, तो कितना हो जाएगा 19 और 7। हाँ 19 और 7 में ब्रेक कर लिया इसको, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 7x माइनस 19 बराबर 0। 12x को क्या लिख दिया 19x माइनस 7x, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो इट विल बी 7x प्लस 19 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो 7x प्लस 19 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक तो 1 आ जाएगा और एक माइनस 19/7 हो जाएगा। अच्छा x बराबर 1 तो आप ले नहीं सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में केवल और केवल x बराबर 1 मिल जाता, तब तो आप ये y का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पे तो x का एक और वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है माइनस 19/7, मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज डिफरेंट from x बराबर 1 and that is minus 19/7, यानी corresponding to x बराबर minus 19/7 you will be getting the value of y that is 16/7 and if you find out the range from this d greater than equal to 0, तो if 16/7 is not coming in the range then you have to include it in 16/7, मतलब 16/7 को आप include करेंगे।
अदरवाइज अगर वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी तो वो तो इंक्लूडेड रहेगा, उसको आप हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के करस्पॉन्डिंग ये तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर 1 तो आप ले नहीं सकते ना, क्योंकि आपने कंडीशन ही क्या ली थी कि ऊपर और नीचे से एक्स बराबर 1 को हमने कैंसिल कर दिया। समझ रहे हैं बात को? एक्स बराबर 1 को ऊपर और नीचे से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। वही आपकी कंडीशन थी। होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको समझ में आई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये सवाल हो गया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y मान के, दो बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जहां पे 0 हो रहा होगा, y की उस वैल्यू पे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x की वो वैल्यू मिल रही है तो रेंज के अंदर y का वो वैल्यू आएगा। अगर x की वैल्यू नहीं मिल रही है y की उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मींस रेंज के अंदर वो y की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी बात, साइमल्टेनियसली आपको एक बात और चेक करनी पड़ेगी। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो पहले तो आपने कैंसिल कर दिया उसको, ये मानते हुए कि x1 के बराबर नहीं है। फिर आपने क्या किया, उस फैक्टर जो कैंसिल किया है उस पर आपने y का वैल्यू निकाला क्वेश्चन में पुट करके। तो y का वैल्यू जो भी आएगा, अच्छा आप कोई सोच रहा होगा x को उसमें वो पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अरे भाई आगे भी तो बढ़ेंगे ना, यहीं पे पुट करेंगे। तो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू वापस सवाल के अंदर पुट करेंगे। किस सवाल के अंदर? यहीं पे पुट कर दिया जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया था। तो y का वैल्यू वापस से 16/7 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की तो आपको x का वैल्यू वो भी मिल गया और एक और वैल्यू मिल गया। कौन सा वैल्यू मिल गया? x बराबर 1। तो x बराबर 1 तो आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो कंडीशन ही थी। और अगर यहां से केवल और केवल x बराबर 1 मुझे आंसर मिल जाता तो इसका मतलब मैं y का वैल्यू 16/7 अपनी रेंज में इंक्लूड नहीं करता। अगर वो इंक्लूडेड होता मैं उसको हटा देता, और नहीं इंक्लूड होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर अगर वो 16/7 इंक्लूडेड होता तो आई शुड रिमूव दैट। बट अभी क्या हो रहा है, x बराबर 1 के अलावा वी आर गेटिंग -19/7 ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? y बराबर 16/7 इज इंक्लूडेड इन द रेंज। व्हेन वी विल फाइंड द रेंज by making d greater than equal to 0, we will be getting the values of y. If 16/7 is not included in the range, then we should add 16/7 in the range of that function. समझ में आ गई बात? ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए नोट इट डाउन। Find, let's solve one more question. Find the range of y बराबर साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। इसका रेंज निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्या कि अगर x -1 से बन जा रहा है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? 5/2। वो तो मैं लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर आता है? 5/2 के, यानी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे मैं रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा? सारी चीजों को एक ही चीज में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी। सही बात है? a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख दिया? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। फिर आगे सॉल्व कर दिया। वी नो डेट
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। फिर व्हाट वी हैव डन, इस कॉस इनवर्स एक्स को क्या पुट कर दिया, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं आप बात को, क्या किया, कैसे किया, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू है, तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो y बराबर व्हाट वी आर गेटिंग पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 8 माइनस मल्टीप्लाई किया 3 पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, अच्छा कुछ गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हुई, पहले से ही 3 पाई बाई टू था वो, तो है ना, पहले से ही वो 3 पाई बाई टू था, क्योंकि एक पाई बाई टू बाहर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, तो 3 पाई स्क्वायर बाई 4, तो 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। फिर ये फिर से 3 पाई बाई टू प्लस हो जाएगा ये, तो 3 पाई बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, ये तो होल स्क्वायर हो गया। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो ठीक है साहब, ये बन गया। अब आप एक चीज देख सकते हैं क्या, कि y बराबर, इसको सीधा करके लिख देते हैं, 3 पाई बाई टू साइन इनवर्स x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, सीधा करके लिखा पहले, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस पाई क्यूब डिवाइड बाई क्या हो गया, 8। तो फिर आगे बढ़े, y बराबर, अब हमने क्या किया, पूरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो हम चाहते हैं कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या किया हमने, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो हमने 3 पाई बाई टू को कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या, होल स्क्वायर, माइनस हमने 3 पाई बाई टू तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा, पाई बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बाहर जो लिखा होता है उसको बाहर ही रन दिया, प्लस पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ये जी है सर। फिर हमने क्या किया, y बराबर 3 पाई बाई टू, फिर हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स का मल्टीपल कितना है, पाई बाई टू का हाफ कितना होगा, पाई बाई 4, उसका स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 16, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू का हाफ होगा पाई बाई 4, उसका स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर बाई 16, उसको ऐड भी कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और साथ में चल रहा था पाई क्यूब बाई 8। तो y बराबर 3 पाई बाई टू, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, क्यों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, किसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कर देते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 पाई क्यूब डिवाइड बाई 16, 2 जा कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, तो माइनस का 3 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 32 प्लस साथ में कितना लिखा हुआ है, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई टू, ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 हो जाएगा, तो 4 पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 माइनस 3 पाई बाई, तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के ये पाई क्यूब बाई 32 बचेगा। फिर क्या किया, बस अब ये पूरा का पूरा सवाल जो है ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अगर ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब चालू गए वापस से, क्या सिखाया गया, यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, साइन इनवर्स एक्स से, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाएगा, रेंज की बात कर रहे हैं। फिर हमने दोनों तरफ क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से लेके साइन इनवर्स एक्स माइनस का कितना हो गया, पाई बाई 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4, इट्स पाई बाई 4। फिर व्हाट वी हैव टू डू, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम स्क्वायरिंग करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे पूरा स्क्वायर मिल रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16 एंड इट्स पाई स्क्वायर बाई 16। तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 बड़ा होगा पाई स्क्वायर बाई 16 के कंपैरिजन में। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, माइनस 3 बाई 4 के स्क्वायर तक, यानी 9 पाई स्क्वायर बाई 16, यहाँ तक पहुंच गए। फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे एक्सप्रेशन को 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से, अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग 0। फिर ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 इनटू उस ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन, इसका स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 3 पाई बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 27 वाई क्यूब, 27 पाई क्यूब डिवाइड बाय 32, तो इट विल बिकम 27 पाई क्यूब डिवाइड बाय 32। कहां तक पहुंच गए, इस पूरे एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। अब हमें क्या ऐड करना है, दोनों तरफ पाई क्यूब बाई 32 ऐड करना है, तो इधर भी पाई क्यूब बाई 32 ऐड करना है। तो यहां पे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा y के बराबर आ गया, ठीक है। और साथ में इधर कितना हो जाएगा, 27 पाई क्यूब बाई 32 में क्या ऐड करना है, पाई क्यूब बाई 32, तो इट विल बिकम 27 पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 प्लस पाई क्यूब बाई 32 इज 28 पाई क्यूब बाई 32। कहने का मतलब क्या हो गया, 7 पाई क्यूब बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पाई क्यूब बाई 8। तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज आ गया y क्यूब बिलोंग्स टू पाई क्यूब बाई 32 से लेके 7 पाई क्यूब डिवाइड बाई 8, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है, लिख लीजिए।